वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर ट्रॉपिक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ट्रॉपिक रिलेशनशिप इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो और केमिकल साइक्लिंग, जिसे हम न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग भी कहते हैं, उसका माध्यम बनती है। ट्रॉपिक रिलेशनशिप का जो बेस्ट मॉड्यूल है वो है फूड चेन। तो द पाथवे अलोंग विच फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल बिगिंस विद प्रोड्यूसर एंड इज नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन ही वह मॉड्यूल है जिससे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े रहते हैं और इसी के कारण इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह और केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स का प्रवाह होता है। सामान्यतः इकोसिस्टम में दो प्रकार की फूड चेन्स प्रायः पाई जाती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन। फूड चेन एक तरीके से फीडिंग रिलेशनशिप्स को दर्शाती है जो कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पर होते हैं। सो इट एक्चुअली डिस्क्राइब द फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर एक उदाहरण दिया गया है फूड चेन का, कि मेज जो कि प्रोड्यूसर एक प्लांट है उस पर फीड करने वाला जो कि मेज जो है वो ट्रॉपिक लेवल T1 पे होगा। तो प्रोड्यूसर्स आर एक्चुअली बिलोंग्स टू और ट्रॉपिक लेवल T1। तो इट इज़ एक्चुअली a feeding habit. All those organisms having same feeding habit are considered to be from same tropic level. So चूँकि मेज क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को, एक्चुअली इट इज़ कन्वर्टिंग, वो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में। यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लोकस्ट ग्रास होपर, वो इस पर फीड करेगा तो ये ट्रॉपिक लेवल T2 पर होगा और इसे हम हर्बीवोर भी कहेंगे। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पर लिजर्ड के फॉर्म में, वो ट्रॉपिक लेवल T3 पर होगा जो इस पर फीड कर रहा है लोकस्ट पर। और फिर जो स्नेक है, जो टर्शरी कंज्यूमर कहा जा रहा है, ये ट्रॉपिक लेवल T4 पर बिलोंग करेगा जो कि लिजर्ड पर फीड कर रहा है। तो ये एक तरह की फूड चेन हो गई। जैसा कि पहले बताया गया है, फूड चेन दो प्रकार की होगी, एक ग्रेजिंग फूड चेन होगी और एक डेट्रिटस फूड चेन होगी। ग्रेजिंग फूड चेन मीन्स जो कि एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट होती है। तो जो भी फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगी, इट मीन्स जो T1 लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, तो वो ग्रेजिंग फूड चेन है। डेट्रिटस फूड चेन या सैप्रोफिटिक फूड चेन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो वहाँ पर T1 लेवल पर कोई जो मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो डेड फॉर्म में होगा। ये एक मेजर डिफरेंस है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के अंदर। फर्दर ग्रेजिंग फूड चेन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज अ प्रीडेटरी फूड चेन और एज अ पैरासिटिक फूड चेन। इनमें भी काफ़ी अंतर आता है, हम आगे देखेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है और ख़ास कर कि जो T1 लेवल है वो किस पर T1 लेवल पर ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं और एंड इट कल्मिनेट्स, और ये एंड होती है विद कार्निवोर्स और टॉप प्रीडेटर्स तक। ये दो तरह की होती है प्रीडेटरी फूड चेन। प्रीडेटरी फूड चेन के अंदर प्रीडेशन होता है, मतलब ये हुआ कि एक बड़ा एक जीव को, छोटे जीव को कोई दूसरा बड़ा जीव मार करके खाएगा, उसको और कोई बड़ा मार करके खाएगा। जैसे कि मान लिया कि हिरन ने घास खाई पर हिरन को मारेगा पैंथर, तो पैंथर हिरन को शिकार करके उसको मार करके खाएगा, तो वो एक तरह से प्रीडेटरी फूड चेन है। प्रीडेटरी फूड चेन के अंदर हमेशा जो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पर आगे बढ़ेंगे तो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ेगी और इसमें यहाँ पे किलिंग इवेंट या प्रीडेशन मिलेगा। जबकि पैरासिटिक फूड चेन के अंदर क्या होगा, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेस। कि जैसे मान लिया प्रोड्यूसर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी है, तो पक्षी उस पेड़ पर से फल खाते हैं,
तो पक्षी जो है वो T1 लेवल T2 लेवल पे हो गया, पेड़ जो है T1 लेवल पे हो गया, पर उस पक्षी के ऊपर कुछ एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं, तो वो उस पक्षी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। तो वो जो एक्टोपैरासाइट्स है वो T3 लेवल पर हो गए। पर आप देखेंगे एक बड़ा पेड़, उसकी साइज बड़ी है, उस पर एक छोटा पक्षी, उसकी साइज कम है, उस पक्षी पर जो पैरासाइट है उसकी साइज और छोटी होगी। तो यहाँ पर किलिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि पैरासाइट एकदम से मार नहीं रहा है पक्षी को, वो उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये एक तरह की पैरासिटिक फूड चेन कहलाती है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं एक ग्रेजिंग फूड चेन है और दूसरी डेट्रिटस फूड चेन है। जो ऊपर वाला जो है उसके अंदर आप देखेंगे वो उदाहरण है ग्रेजिंग फूड चेन का, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे या कोई प्रोड्यूसर कोई घास है, यहाँ पे चूहा, रैट है, रैट को खाने वाला स्नेक है, स्नेक को खाने वाला ईगल है, बाज है। ये प्रीडेटरी नेचर की होगी। और डेट्रिटस फूड से, डेट्रिटस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो एक पेड़ से गिरा हुआ टहनी हो या एक पत्ती हो, वो भी एक डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाती है। या पूर्ण रूप से कोई जीव मर चुका है पूरा, वो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर फीड करने वाले प्राइमरी डेट्रिटस कहेंगे, फिर सेकेंडरी डेट्रिटस कहेंगे, और अलग अलग लेवल के माइक्रोब्स भी इसके अंदर आते हैं। और ख़ास करके जो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर डेट्रिटस फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मुख्य कार्य जो है वो डेट्रिटस फूड चेन ही करती है, जब वहाँ पर डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस हमेशा डेट्रिटस फूड चेन में ही होता है। इस तरह से फूड वेब इज़ अ मॉडल दैट शोज द एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ओवरलैपिंग फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। प्राय इकोसिस्टम के अंदर कई सारी फूड चेन्स होती हैं, कोई एक सिंगल फूड चेन नहीं होती। जैसे एक वन है तो उस वन क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार की प्रीडेटरी फूड चेन होगी, कई संख्या में फूड चेन हो सकती है। जैसे एक फूड चेन इस तरीके से है कि छोटा सा कोई एनिमल, छोटा सा कोई रैट है, रैट किसी हर्बीवोर पर फीड करेगा और रैट को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, ये एक फॉरेस्ट में। उसी तरह उस फॉरेस्ट में एक फूड चेन हो सकती है कि बड़ा पेड़ है, उसकी कुछ पत्तियों खाने वाले कोई हर्बीवोर है, कोई जंगली बफेलो है, तो उस बफेलो पर फीड करने वाला शेर हो सकता है, तो वो एक अलग फूड चेन है। ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स होती है, पर फूड चेन्स कभी भी इकोसिस्टम में आइसोलेटेड नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे मर्ज करती है अलग अलग टॉपिक लेवल्स पर। और जब ये कॉम्प्लिकेटेड जाल बन जाता है, जब कई सारी फूड चेन अलग डिफरेंट टाइप की जो फूड चेन है वो अलग अलग टॉपिक लेवल्स पर मीट करती है, तब उसे हम कहते हैं फूड वेब। इन नेचर इट इज़ वेरी रेयर दैट अ सिंगल type of food chain exists in the ecosystem. Due to species richness, many different kinds of food chain coexist in the ecosystem. These food chains interact with each other at different topic levels and woven into a complex food web. जितना जटिल फूड वेब होगी किसी इकोसिस्टम की, उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। कहना मतलब है किसी भी इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को अगर हमें जानना है कि वो इकोसिस्टम कितना मजबूत है, तो हम ये कह सकते हैं जितनी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे फूड वेब होगा, जितना बड़ा जाल होगा फूड वेब का, उतना ही कॉम्प्लेक्स वो इकोसिस्टम होगा। क्योंकि फूड वेब से फ़ायदा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ट्रेडिशनल फूड चेन है, उसमें मान लिया एक टॉपिक लेवल की जीवों की संख्या कम हो गई, तो उस पर निर्भर जो दूसरे जीव हैं वह भोजन से विहीन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भोजन नहीं खाएंगे। जैसे मान लिया कि एक खेत है, खेत के अंदर चूहा है, चूहा खेत पे जो फसल है उस पर अपना भोजन प्राप्त करता है प्लांट से, और उस चूहे को खाता है स्नेक। पर अगर चूहे किसी कारणवश उस खेत में किसी बीमारी से चूहों की पॉपुलेशन कम हो जाए या उनकी संख्या कम हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्नेक खाना नहीं खाए या स्नेक भूखे मरेंगे। स्नेक चूहे की जगह अब किसी और जीव को पकड़ने की कोशिश करेंगे और किसी जीव को मार से अपना आहार ग्रहण करेंगे। हो सकता है उस खेत में दूसरे कोई रैबिट हो, खरगोश हो, उसको खा सकता है या किसी और जीव को खा सकता है। तो एक तरीके से फूड वेब क्या करता है, एक अल्टरनेटिव फूड चेन प्रोवाइड करता है। अगर कोई ट्रेडिशनल फूड की सप्लाई कम हो जाए तो वो
एक अल्टरनेटिव फूड चेन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो जो स्पीसीज़ है उसकी पॉपुलेशन सस्टेन कर सके, और साथ साथ ये उसको ओवरकम भी करता है। जो मान लिया कि अगर रैट्स अगर उनकी संख्या कम हो गई है तो उनकी संख्या को बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है, क्योंकि स्नेक अब डाइवर्ट हो जाएंगे किसी दूसरे फूड की सोर्स की तरफ, तो उनको मौका मिल जाएगा वापस अपनी पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाने के लिए। सो फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव चांस ऑफ फूड इफ ट्रेडिशनल फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे आप फूड चेन्स है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ग्रास पर माउस फीड कर रहा, माउस से स्नेक फीड कर रहा, स्नेक को हॉक फीड कर रहा है। हो सकता है कि ग्रासेस से एक फूड चेन हो गई, माउस को डायरेक्टली हॉक भी फीड कर सकता है, या ग्रासेस को रैबिट को हॉक, या ग्रास ओपर को हॉक, या ग्रास ओपर को लिजार्ड और लिजार्ड को हॉक। तो अलग अलग टाइप के फूड चेन्स हैं या डिफरेंट टाइप की फूड चेन्स हो गए, तो डिफरेंट फूड जो अल्टरनेटिव्स मिलेंगे ताकि पॉपुलेशन और स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम की मेंटेन रह सके। ये और एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि फूड चेन और फूड वेब के अंदर क्या डिफरेंसेस है। फूड चेन एक लीनियर पाथवे होता है, जबकि जो फूड वेब है इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टिंग पाथवे। आइसोलेटेड फूड चेन डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जबकि अगर फूड चेन आइसोलेटेड रहेगा, अगर वो फूड चेन आपस में मर्ज नहीं होंगे या मिलेंगे नहीं, तो इकोलॉजिकल या जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि कॉम्प्लेक्स अगर इस फूड चेन आपस में मर्ज होंगे या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड वेब डेवलप होगा, तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जबकि फूड चेन के अंदर एक इंडिविजुअल्स हमेशा प्राय एक ही ट्रॉपिक लेवल पर होता है, जबकि फूड वेब के अंदर एक इंडिविजुअल अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर हो सकता है, अलग अलग फूड चेन के अंदर। ये इसके एडवांटेज हैं। Now, ecological pyramids. Ecological pyramids are the graphical representation of parameters like number, biomass, and energy content of the producers and consumer at different trophic level. तो कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है इकोसिस्टम के अंदर, बायोमास क्या है अलग अलग टॉपिक लेवल पे, या अलग अलग टॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म हैं, या अलग टॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी कंटेंट है। अगर हम इसका ग्राफिकल अध्ययन करें या एनालिसिस करें, कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाए सभी टॉपिक लेवल अलग अलग टॉपिक लेवल्स पर इन पैरामीटर्स का, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। या इकोलॉजिकल पिरामिड्स के माध्यम से हम इन चीज़ों का अध्ययन, खास करके एनर्जी का, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टॉपिक लेवल, बायोमास एट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स को हम पिरामिड के माध्यम से स्टडी या एनालिसिस कर सकते हैं। और इन तीन पैरामीटर्स के आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम किसी इकोसिस्टम में अलग अलग टॉपिक लेवल्स पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कंपेयर की स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस पिरामिड को कहेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम बायोमास मतलब जैव भार, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहते हैं, अगर हम अलग अलग टॉपिक लेवल पर जैसे T1 है, T2, T3 या T4 या T5 लेवल पर हम जैव भार ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उसे पिरामिड ऑफ बायोमास कहेंगे या कंपेयर करना चाहें। या अगर हम ऊर्जा कितनी है अलग अलग टॉपिक लेवल्स पर, अवेलेबल एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज एक्चुअली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल. It is upright in most of the ecosystem and inverted in some tree ecosystem. Pyramid of biomass, it represents biomass at successive trophic levels. It is upright in most terrestrial ecosystem but inverted in some marine ecosystems. While pyramid of energy, it represents energy utilization utilized by different trophic levels, and it is always upright. जैसे कि आप देख सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये अपराइट है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है। नीचे जो बेस है उसमें आप देखेंगे कि T1 लेवल पे है प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर में सब आ गए, चाहे घास हो, चाहे हब हो, चाहे श्रब हो, चाहे ट्री हो, उनकी संख्या असंख्य। हम यहाँ पे स्पीसीज वाइज डिस्क्राइब नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उनका एक्चुअली
फीडिंग हैबिट के बेसिस पर हम उसको एक्सप्लेन दर्शाना चाहेंगे। तो चाहे वो घास हो, चाहे वो हर्ब हो, चाहे वो श्रब हो, चाहे बड़ा पेड़ हो, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, वो सब प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो उनकी संख्या असंख्य होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जबकि उसी इकोसिस्टम के अंदर उन पर फीड करने वाले जिराफ है, उनकी संख्या हो सकता है कि उस इकोसिस्टम के अंदर 100 या 200 जिराफ हो, और उन 100-200 जिराफ पर फीड करने वाला एक लायन है या टाइगर है, तो उनकी संख्या 5 या 10 हो सकती है। तो आप देखेंगे T1 लेवल की संख्या अधिक होगी, T2 की संख्या और कम है, और T3 की संख्या और कम है। तो ये पिरामिड एक तरीके से क्या हो गया, स्ट्रेट या अपराइट हो गया। ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर है। जबकि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर भी मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कई सारे पक्षी हैं जो T2 हर्बीवोर्स हैं, T2 लेवल पर आ गए। उन हर पक्षियों पर, हर एक पक्षी पर हो सकता है पैरासाइट हो, एक्टोपैरासाइट हो, और उन एक्टोपैरासाइट्स के पर फीड करने वाले हाइपर पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो एक पेड़ पर कई सारे पक्षी एट ए टाइम हो सकते हैं, उसका फल ग्रहण कर रहे हो, उसका फल खा रहे हो। तो T2 लेवल पे जो हर्बीवोर की संख्या है प्रोड्यूसर से अधिक हुई, और पैरासाइट्स की संख्या उन हर्बीवोर से और अधिक हुई। इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है। जबकि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो जैव भार, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वह अपराइट ही होगा, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उन्हीं पेड़ों की कल्पना करें तो उनका सम्मिलित जैव भार बहुत अधिक होगा। मतलब उसमें जैव भार मतलब ऑर्गेनिक मैटर का वेट, क्योंकि किसी भी जीव के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर पानी के रूप में होता है। अगर वाटर को निकाल दे तो जो शरीर का भार है वो जैव भार कहलाएगा। तो T1 लेवल का जैव भार बहुत अधिक होगा, मतलब समस्त पेड़ों का जैव भार बहुत अधिक होगा। उसके ऊपर जो हिरण है T2 लेवल पर, उनका जैव भार कम होगा, और उनके ऊपर जो कार्निवोर है जैसे टाइगर है तो उसका और कम होगा। जबकि ये देखा गया है कि एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर इन्वर्टेड पिरामिड जो बायोमास का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स वहाँ पर हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स मोस्टली क्या है, एल्गी होते हैं। तो एल्गी अपने आप में कई सारे एल्गी तो यूनिसेलुलर होते हैं, अगर कोई मल्टीसेलुलर भी होते हैं तो वो ज़्यादा बड़े साइज के नहीं होते हैं। तो चूँकि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेस कॉम्प्लेक्स हैं, तो इस कारण क्या उनका जैव भार कम हो पाता है, कम होता है। और उनके ऊपर फीड करने वाले जो जू प्लैंक्टन्स या जो हार्बीवोर्स हैं उनका जैव भार अधिक होता है। भले ही संख्या कम हो पर जैव भार अधिक है। एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर, तो वो उनका हमेशा फाइटोप्लैंक्टन से अधिक होगा। इसी कारण यहाँ पर पिरामिड इन्वर्टेड है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है। तो आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जैसे मान लिया 1000 kg प्रोड्यूसर्स का जैव भार है, 100 kg हर्बीवोर्स का जैव भार है, फिर 10 kg प्राइमरी कार्निवोर का जैव भार है, और 1 kg के आसपास टॉप कार्निवोर का। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स का बहुत 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एक एरिया के अंदर, निश्चित एरिया के अंदर, यहाँ पे 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, फिर और अधिक जाए तो 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर जैव भार बढ़ता जा रहा है। जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी है वह हमेशा, चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, वह हमेशा अपराइट ही होगा, वो इन्वर्टेड नहीं होगा। और एक 10% का जो नियम आप देखेंगे कि हमेशा जो ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे जाती है वो मैक्सिमम 10 से 20% तक जाती है ना। तो जैसे मान लिया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है उनके पास टोटल एनर्जी है एट उस ट्रॉपिक लेवल पे 10,000 जूल है, तो उसका 10% लगभग 1000 जूल प्राइमरी कंज्यूमर तक जाएगी। फिर उनका 10% मतलब 1000 का 10% 100 जूल सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगी। तो सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% मतलब 100 जूल का 10% 10 जूल टर्शियरी कंज्यूमर पर जाएगी। तो जैसे जैसे अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें या फूड चेन की बात करें तो हम आगे हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी कंटेंट कम होता जाएगा। और यही एक बड़ा कारण है कि ट्रॉपिक लेवल कभी
T5 से अधिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि T5 के बाद जो ट्रॉपिक लेवल T6 आएगा तो उसमें उस T6 लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी साइज बहुत बड़ी होगी, और उस साइज को बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए T6 लेवल प्राय इकोसिस्टम में नहीं देखा जाता है। अगली क्लास से हम थोड़ा इसका प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।